आज भी जब जय मोटरसाइकिल से अपनी गली की तरफ मुड़ा तो वो सामने खिड़की पर खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, फिर हाथ से रुकने का इशारा किया। जय ने उसके घर की खिड़की के बिल्कुल नीचे मोटरसाइकिल खड़ी की थी और दाएं बाएं देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। ऊपर से एक लेटर शीना ने फेंका था। जय ने वो खुद कैच किया और जेब में डाल लिया। फिर मुस्कुराते हुए ऊपर देखा था। इतनी देर में शीना खिड़की बंद करके जा चुकी थी। जिस गली में शीना का घर था, 3 गलियां छोड़कर ही एक गरीब सा इलाका शुरू हो जाता था। जहां पर जय का घर था, घर क्या था, बस सिर्फ सर छुपाने की जगह थी। छोटी सी तंग गली थी, छोटा सा आंगन था। दरवाज़ा खुलते ही आंगन बस इतना सा था कि एक मोटरसाइकिल वहां आसानी से खड़ी हो जाती थी। और माँ का एक पलंग था जिस पर सिलाई मशीन रखी हुई थी और कपड़ों का ढेर था। घर में बस 2 ही कमरे थे जो बहुत छोटे छोटे थे, जिसमें एक सिंगल बेड था, 2 पट वाली लकड़ी की अलमारी थी। वो कमरा जय का था और दूसरे कमरे में पुराना पलंग रखा हुआ था जहाँ जय की माँ रहती थी। छत पर लगे पंखे भी शायद पुराने ज़माने के थे, काफ़ी बुरी हालत में थे। चलते थे तो काँव काँव की आवाज़ें गूंजती थी। गर्मियों में तो लगता था जैसे पंखा हवा में भी गर्मी फेंक रहा है। बरामदे में तो पंखा लगा हुआ भी नहीं था। जय की माँ हर रोज़ मुंह अंधेरे ही सुबह सुबह उठ जाती। हल्की हल्की रोशनी फैलती तो मोहल्ले से आए हुए कपड़ों की कटिंग और सिलाई शुरू कर देती। पुरानी मशीन थी जो कि हाथ से ही चलती थी और चलने में भी बड़ी आवाज़ें करती थी। दोपहर तक वो 2-3 सूट सी चुकी होती थी। जब थकन से कमर टूट जाती तो फिर दोनों हाथों से कमर सीधी करती और किचन में घुस जाती। सिर्फ 2 ही तो लोग थे, एक वो और एक जय। जय का खाना बनाकर वो दोबारा सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती। शाम को जय ऑफिस से वापस आता तो घर की सफाई सुथराई में लग जाता। जानता था कि माँ सारा दिन मेहनत करके थक चुकी होंगी। एक बार तो रात की रोटियां भी जय ने ही बनाई थी क्योंकि सरोज की कमर में बहुत दर्द था। हाय हाय किए जा रही थी। जय ने रोटी बनाई, सिलाई मशीन तख्त से पीछे की और अपनी माँ के साथ खाना खाने बैठ गया। निवाला तोड़कर अपनी माँ के मुंह के पास किया। बड़ी मोहब्बत से सरोज ने अपने बेटे की तरफ देखा था, फिर उसके हाथ से निवाला खाया, अपने हाथ से निवाला बनाकर उसके मुंह में डाला। कहने लगा, माँ कितनी बार आपसे कह चुका हूँ छोड़ दे इस मशीन का पीछा। अरे अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, सैलरी भी अच्छी आती है, क्यों इस मशीन का पीछा नहीं छोड़ देती। वो कहने लगी, ये मशीन मेरी दुख सुख की साथी है, तुम्हारी माँ की खुददारी की निशानी है। इस मशीन ने कभी मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया, बहुत साथ दिया है मेरा। मेरे बुरे समय में जब इसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अच्छे समय में इसे कैसे छोड़ दूँ। और अब तो मैंने काम भी काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, रुक्मणी के सारे परिवार वालों को बस मेरी ही सिलाई अच्छी लगती है। उसकी बेटियां, बहू और रिश्तेदार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। कहते हैं जितनी मर्जी सिलाई ले लो लेकिन कपड़े तुम ही सिला करोगी। बस बेटा, उन्होंने बुरे समय में मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाती। जय कहने लगा, माँ अपनी सेहत मत देखिएगा, बस दूसरों को ही देखते रहिएगा। सरोज कहने लगी, बस सोच रही हूँ इस बार पैसे जमा करके घर कुछ ठीक करवा लूँ। देखो ना, जगह जगह पेंट भी उखड़ने लगा है और अब तो बारिश बरसे तो पानी छतों से हल्का हल्का बहने लगता है। अगर अभी भी ठीक नहीं करवाया तो ये ना हो कि छेद बढ़ जाए और पानी बहने लगे। वैसे ही घर की बड़ी बुरी हालत हो चुकी है। घर की हालत तो पहले ही ठीक नहीं थी। जय कहने लगा, अच्छा ठीक है माँ, कुछ पैसे आप सिलाई की जमा कर लें और कुछ पैसे मैं भी अपनी सेविंग से निकाल लूँगा। घर को अच्छे तरीके से बना लेंगे। दोनों ही माँ बेटा एक दूसरे का सहारा थे और दोनों ही अपने अपने कर्तव्य बड़े अच्छे से निभाया करते थे। 4-5 महीने में घर की मरम्मत का काम भी हो चुका था। घर की एक शक्ल से निकल आई थी। जय का कमरा बहुत छोटा था, इसलिए सरोज ने अपने कमरे की दीवार तुड़वाकर जय का कमरा बड़ा कर दिया था। उसका कमरा बस इतना ही था कि बस एक छोटा सा पलंग ही आ सकता था और एक अलमारी थी। इसके अलावा उसकी कोई ख़ास चीज़ें भी ना थीं कि वो कमरों को बड़ा रखती। बस बेटे को बड़े कमरे की ज़रूरत थी। आज अकेले रहता है, पर कल को इसकी शादी भी करनी थी। बहू आती तो कमरा छोटा पड़ जाना था। हालांकि जय मना करता रह गया कि माँ आप अपना कमरा क्यों छोटा कर रही हैं। वो कहती कि ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और तुम्हें मेरे बड़े कमरे की ज़रूरत है। कल को तुम्हारी पत्नी को भी आना है। ये सुनकर जय मुस्कुराने लगता। शीना का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराने लगता, जो आजकल उसे रिश्ता भेजने के लिए जिद कर रही थी। जय यूँ तो रिश्ता भेजने के लिए बिल्कुल तैयार था। अच्छी नौकरी कर रहा था, सैलरी भी अच्छी थी, घर के खर्चे में कभी परेशानी नहीं हुई थी। बस दिल में ये डर था कि शीना का घर उसके घर के मुकाबले में बहुत अच्छा था। डबल स्टोर का बड़ा घर था, घर में हर चीज़ थी। 2 भाई थे, दोनों अच्छा कमा रहे थे। बाप की भी अपनी दुकान थी। शीना को किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी, बल्कि घर में एसी भी लगा हुआ था। जहाँ गर्मियों में सभी एसी कमरे में रहकर गर्मियाँ सुकून से गुजारते थे,
लेकिन जय की हालत ऐसे ना थी, पत्नी के एसी के खर्चे बर्दाश्त करता या उसे ऐश करवाता। हाँ, घर की ज़रूरतों में परेशानी नहीं दे सकता था। आज भी माँ ने आंगन की लाइट बंद कर दी थी। कहने लगी, बिल बहुत आ गया है। फिर साड़ी के पल्लू से 1500 निकाले और जय को बिल के साथ दिए कि बिल भर दो। लेकिन जय ने बस बिल ही पकड़ा था। कहने लगा, माँ मेरे पास पैसे हैं, आप रहने दें। इन्हीं दिनों शीना का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। इस बार उसने रो रो कर लेटर लिखा था कि जय मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, जल्दी से अपनी माँ से कहो कि मेरा रिश्ता मांगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर जय भी परेशान हो गया था, क्योंकि शीना का रिश्ता काफ़ी अच्छे घर से आया था। जय ने जब अपनी माँ से बात की तो वो कुछ हैरत का शिकार हुई थी। कहने लगी, वो लोग हैसियत में हमसे बहुत ऊंचे हैं, उनकी बेटी हमारे इस छोटे से घर में कैसे गुजारा करेगी। शादी ज़िंदगी भर का बहुत अहम फैसला होता है, इसे सोच समझकर करना चाहिए, जज्बात में आकर नहीं। वो कहने लगा, माँ शीना मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी खातिर हर परेशानी हंसकर सह जाएगी। सरोज हैरत से बेटे को देख रही थी। कहने लगी, ये सब फिल्मों ड्रामों में होता है बेटा, सच्चाई बहुत कड़वी है। मोहब्बत के दावे करने में और मोहब्बत निभाने में बहुत फ़र्क है, इसलिए अपनी ज़िंदगी का ये अहम फैसला बहुत सोच समझ कर करो। कल को अगर शीना को अपने ऐश याद आने लगे और उसका गुजर बसर यहाँ मुश्किल हो गया तो क्या करोगे। वो कहने लगा, माँ प्लीज़ आप रिश्ता तो लेकर जाएं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बेटे की बेताबी साफ दिखाई दे रही थी, वो उस लड़की को कितना चाहता है। सरोज रिश्ता लेकर गई तो उसके माँ बाप के माथे पर बल पड़ गए, मगर शीना काफ़ी खुश लग रही थी, इसलिए उसके माँ बाप और भाई बिल्कुल चुप थे। सरोज ने सब सच सच बता दिया। वो कहने लगे, हम आपको सोचकर जवाब देंगे। सरोज वापस आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शीना के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे, लेकिन शायद बेटी की मोहब्बत के आगे वो भी मजबूर हुए थे। 10 दिन बाद उन्होंने रिश्ते की मंजूरी दे दी थी। सरोज जानती थी कि बहू को कुछ दिन में कुछ भी देने से वो बिल्कुल खाली है, इसलिए उसके साथ मोहब्बत भरा व्यवहार उसने अपनाया था। लेकिन जब शीना विदा होकर आई और शीना ने जब जय का घर देखा तो दिल बुझ सा गया था। उसके घर से बहुत छोटा था, गली भी बड़ी छोटी सी थी, छोटी सी तंग सी, छोटा सा तंग कमरा भी बिल्कुल बंद था। बस एक ही खिड़की थी जो कि पिछली तरफ खुलती थी, लेकिन वहाँ से भी हवा का नामो निशान अंदर तक नहीं आता था। कमरे में काफ़ी हब्स था, दम घुटता महसूस हो रहा था। जय के लिए वो कमरा काफ़ी खुला और बड़ा हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ ने अपना आधा कमरा भी उसके कमरे में जोड़ दिया था। लेकिन शीना के लिए कमरा भी छोटा था। उसे तो घुटन का एहसास हो रहा था। जय कमरे में आया तो बहुत खुश था, लेकिन शीना के चेहरे पर उदासी सी छाई हुई थी। वो शीना के पास आकर बैठा तो वो कहने लगी, तुम्हारे कमरे का पंखा ठीक से क्यों नहीं चल रहा जय? प्लीज़ इस पंखे को तेज़ करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सांस नहीं आ रही। शीना, पंखा बस इतना ही तेज़ होता है, क्या हुआ है तुम्हें? वो कहने लगी, तुम कैसे इस गर्मी में रहते हो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। वो कहने लगा, ऐसा करो अपना ये भारी जोड़ा बदल लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर शीना और भी गुस्से में आने लगी। कहने लगी, आज की सारी तैयारी मैंने इसलिए तो नहीं की थी कि तुम मेरी तारीफ भी ना करो और जी भरकर मुझे देखो भी ना, और मैं सब बदल भी लूँ। 10,000 का सिर्फ मैंने मेकअप करवाया है और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि जाओ सब कुछ चेंज कर लो। शीना की नाराज़गी उस समय जय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कहने लगा कि मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम ईजी हो जाओ, तुम्हें गर्मी जो लग रही है। वो कहने लगी, तुम्हारे कमरे में एसी नहीं लग सकता क्या? मैं ऐसे गुजारा करूँगी। जय कुछ देर से देखता रहा, फिर कहने लगा, मैंने तुमसे कुछ छुपाया तो नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर में और तुम्हारे घर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी हैसियत को जानती थी, मेरी नौकरी को भी और मेरी सैलरी को भी जानती थी। मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। जय की बात सुनकर वह चुप सी हुई थी। कहने लगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। फिर कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो जय कि जैसे ही तुम्हारे हालात अच्छे होंगे तो सबसे पहले कमरे में एसी लगवाओगे। जय मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मेरे पास शगुन के पैसे जमा हैं, तुम्हें मैं एयर कूलर लेकर दे देता हूँ, जिससे तुम कमरे में सुकून से सो सकोगी। ये सुनकर शीना के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी। सुबह सुबह वो उठते ही वॉशरूम में चली गई। नहाने के बाद भी उसे एक बेचैनी सी थी। जय मगर गहरी नींद में सो रहा था। शीना उसे हैरत से देख रही थी कि इतनी गर्मी में वो कैसे सो सकता है। पहली बार अपनी की गई मोहब्बत पर कुछ पछतावा हो रहा था। देखने में जय बहुत हैंडसम नौजवान था। पैंट शर्ट पहनकर जब ऑफिस जाता तो शीना को लगता था जैसे कि बड़े खाते पीते परिवार का चिराग है, इसलिए उस पर अपना दिल हार बैठी थी। पहले पहल तो सिर्फ देखकर ही दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते रहते थे। धीरे धीरे लेटर का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जो पिछले 3 साल से था। इस बीच जय ने शीना से कुछ भी नहीं छुपाया था। उसे हर बात साफ साफ बताई थी कि उसका घर छोटा है और 2 सदस्य हैं, जय और उसकी माँ
उसकी सैलरी कितनी है, वो क्या कमाता है, हर बात वो बता चुका था। और फिर उसने शीना से कहा था कि अगर वो चाहे अभी से रास्ता बदल ले, मगर उसके सर पर जय के प्यार का भूत सवार था। कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से गुजारा कर लूँगी, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे लिए, तुम्हारी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन 24 घंटे हुए थे कि उसकी शादी को, और वो रोने लगी थी। अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी जब जय की माँ उसके लिए रात का खाना ट्रे में डाल कर ले आई। हालांकि शादी पर अच्छा खासा खर्चा हो चुका था। उसने शीना के कम सूट बनाए थे, लेकिन बनाए महंगे और अच्छे थे, ताकि उसे ये ना लगे कि सूट भी शीना के मुताबिक नहीं बने। जय की माँ ने अपने थोड़े बहुत गहने भी सुनार को देकर नए डिज़ाइन के सोने का सेट बनवा दिया था। यही सरोज की आखिरी जमा पूंजी थी जो उसने बहू को दे दी थी। सरोज खाना उसके लिए बनाकर कमरे में लाई तो वो रो रही थी। शीना को रोता देखकर वो परेशानी से उसके पास आकर बैठ गई। खाने की ट्रे भी उसके पास रखी और कहने लगी, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सरोज के पूछने पर उसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए। नहीं, में सर हिलाने लगी। क्या कहती, मोहब्बत उसी ने की थी। जब जय का रिश्ता आया था तो उसके माँ बाप ने बहुत विरोध किया था। कहने लगी, ये लड़का बेशक तो बहुत सीधा है, अच्छा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये हमारे स्टेटस का नहीं है। हमें नहीं लगता कि तुम इसके घर में परेशानी से गुजारा कर सकोगी। उसके भाई भी रिश्ते के लिए तैयार न थे, लेकिन शीना कहने लगी कि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं जानती हूँ कि मैं जय के साथ गुजारा कर सकती हूँ, खुश भी रह सकती हूँ, इसलिए आप मेरा रिश्ता यहीं तय करें। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि जब तुम परेशानी देखोगी ना, तो ये सारा इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाएगा, इसके बाद तुम पछताओगी। लेकिन देखो, शादी एक बार होती है, अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला करो। अगर तुमने एक बार जैसे शादी कर ली तो फिर उसके हर हालात के साथ तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। ये मत समझना कि माँ बाप सारी ज़िंदगी तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे। शीना कहने लगी, मैं आपके पास आकर कभी भी हाथ नहीं फैलाऊंगी, दाल चटनी से भी गुजारा कर लूँगी, लेकिन शायद बातें सिर्फ कहानी और ड्रामे में मुमकिन हो सकती हैं। अभी तो 2 दिन भी नहीं गुजरे थे, बस 24 घंटे गुजरे थे और शीना से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए रोए जा रही थी। हालांकि सास बहुत अच्छी थी, उसे कमरे में लाकर खाने पीने की चीज़ें दे रही थी। दोपहर का खाना भी उसे कमरे में ही बिठाकर खिलाया था। शाम को फल ले आई थी, वो काट कर खिलाने लगी। रात का खाना भी। वो कहने लगी, जय पता नहीं क्यों नहीं आया, मैं तो तुमसे पूछने आई थी कि तुम्हें कुछ बताकर तो गया हो, पर तुम रो रही हो, क्या हुआ? क्या घर वाले याद आ रहे हैं? सरोज ने बड़े प्यार से उससे पूछा। वो कहने लगी, नहीं, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सुनकर सरोज ने गहरी सांस भरी थी। कहने लगी, मैंने जय को बहुत समझाया था कि तुम जज्बाती फैसला कर रहे हो, उस लड़की के साथ जुल्म कर रहे हो। वो हमारी तरह परेशानियां बर्दाश्त करने की आदी नहीं है। देखो ना, 24 घंटे में कैसे कुंभला कर रह गई हो तुम। शीना ने जब सास की बात सुनी तो हैरत में पड़ चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरोज उसे इतने प्यार से समझाएंगी। उसे तो लगा था कि उसे ताने देंगी। जब मोहब्बत की थी तो सोच के करती, अब रोना धोना क्यों मचा रखा है। लेकिन सरोज ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि जय को बुरा भला कह रही थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज बाहर चली गई। सरोज दरवाज़ा खुला तो सामने जय एयर कूलर लेकर आया था। ये देखकर सरोज खुश हो गई। कहने लगी, बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। शीना बेचारी बहुत परेशान थी। जय कहने लगा, माँ बस आखिरी जमा पूंजी जो बची थी ना, इसी कूलर पर लगा दी है। माँ कहने लगी, तुम चिंता ना करो, मुझे तो वैसे भी बगैर पंखे में सोने की आदत है। जय ने यह सुनकर कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था माँ, आप क्यों फिक्र करती हो, बल्कि दिन के समय तो आप भी शीना के साथ लेट जाया करिएगा। जय ने बहुत कोशिश की थी कि ना तो माँ को कोई शिकायत हो और ना ही शीना को। शीना की शादी को 1 महीना गुजर गया था, लेकिन अब तो उसे कूलर की हवा भी गर्म लगने लगी थी। किचन में वो बिल्कुल भी काम करने नहीं जाती थी। कहती थी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मैं इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकती। सरोज ने भी उसे कभी किचन में जाने नहीं दिया था। पूरा दिन बेचारी कपड़े सिलाई करती रहती, दोपहर और रात का खाना भी खुद बनाती थी। मगर जय को शर्मिंदगी से महसूस होने लगी। वो शीना से कहने लगा कि तुम माँ का हाथ बटाने की कोशिश किया करो, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, फिर भी कपड़े सिलाई करती हैं, और तुम तो जानती हो माँ की सिलाई अगर ना हो तो मेरी खाली सैलरी से गुजारा नहीं हो सकता। तुम्हें चाहिए किचन का काम तो कम से कम तुम संभाल लो। वो कहने लगी, जय तुम्हें पता है ना, मुझे काम की आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती। सरोज ने कपड़े धोने के लिए एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि अब उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि सबके कपड़े धो सकती। उसको पैसे भी सरोज अपनी सिलाई से ही देती थी, ताकि बहू को कोई मुश्किल ना हो। बेशक काम नहीं करती थी, बल्कि आज तक सरोज के साथ कभी ज़बान भी नहीं चलाई थी, क्योंकि उसने कभी मौका ही नहीं दिया था। एक चाय का कप भी कभी अपनी बहू से बनवा कर नहीं पिया था।
कभी कभी तो शीना को शर्मिंदगी महसूस होने लगती कि वो अभी भी सास के हाथ का पका हुआ खाती है। अगर उसकी शादी जय के बजाय किसी और से होती तो कभी भी उसकी सास उसके ऐसे नखरे ना उठाती। कभी कभी कहती कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आपको जय के साथ साथ मेरे लिए भी खाना बनाना पड़ता है। सरोज कहने लगी, तुम कौन हो? क्या कोई गैर हो? जब मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना सकती हूँ तो क्या बेटी के लिए नहीं बना सकती? मैंने कभी तुम्हें बहू समझा ही नहीं है, बेटी समझा है। 2 रोटी अपनी बनाती हूँ, जय की बनाती हूँ, वहाँ 2 रोटी बनाकर मेरे हाथ थोड़ी घिस जाएंगे। बेटा बस तुम खुश रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। शीना दिल ही दिल में सरोज से बहुत प्रभावित हो चुकी थी। उसे नहीं लगता था कि सरोज से ज़्यादा कोई अच्छी सास भी दुनिया में हो सकती है। मिलने के लिए मायके गई तो सहेलियाँ भी उससे मिलने आ गईं। वो कहने लगी कि अब तो नई नई सोसाइटी बन रही है और तुम्हें पता है वहाँ पर घर बनाना और जगह जगह खरीदना बहुत सस्ता है। भाई हम तो अपना घर बेचकर चले जाएंगे। जब शीना ने सुना तो घर आते उसने जैसे ही फरमाइश कर दी। जय ये सुनकर कहने लगा, अम्मा कभी भी नहीं मानेंगी, इस घर के साथ बहुत लगाव है उनका। एक एक पाई जोड़ जोड़ कर माँ ने ये घर बनाया है और अभी शादी से कुछ दिन पहले ही तो मैंने मरम्मत करवाई है। हमारा घर इतना बुरा तो नहीं है कि हम घर छोड़कर एक अनजान इलाके में चले जाएं। और जितना छोटा ये घर है ये कभी भी इतने ज़्यादा पैसे में नहीं बिकेगा कि नई सोसाइटी में एक अच्छा घर खरीद सकें। शीना कहने लगी, मेरे हिस्से के पैसे भी तो हैं, मैं अपने पापा से मांग लूँगी, पर मैं इस घर में नहीं रहूँगी। वो रोज़ रोज़ जैसे यही जिद करती कि उसे इस घर में नहीं रहना। जय ने जब ये बात सरोज से कही तो इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगी, मैं अपना घर नहीं बेच सकती और ना ही मैं बहू के दिए गए पैसे के बनाए हुए घर में रह सकती हूँ। मेरा स्वाभिमान मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता। जय भी यही चाहता था कि वो अपने ससुराल वालों का एहसान न ले। उसने जब शीना को मना कर दिया तो शीना नाराज़ होकर अपने मायके जाकर बैठ गई। जब उसे 15-20 दिन गुजर गए तो सरोज ने उसकी जिद के सामने हार मान ली थी। कहने लगी कि तुम ये घर बेच दो लेकिन बहू को वापस ले आओ। इस तरह से उसका नाराज़ होकर रहना अच्छी बात नहीं है। जय भी शीना के बगैर रहने का आदी नहीं था, इसलिए ससुराल पहुंच गए और अपने घर के पेपर्स शीना और उसके पापा के सामने रख दिए कि यही मेरी जमा पूंजी है। आपकी बेटी मेरे घर में गुजारा नहीं कर सकती, इसलिए मैं यह घर इसके नाम कर देता हूँ। ये जितने का चाहे बेच ले और आगे जहाँ लेना चाहती है ले ले, लेकिन मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं आपसे एक भी पाई लूँ। ये मेरे स्वाभिमान के ख़िलाफ़ है। इस घर में भी यही रहेगी, मैं नहीं रहूँगा। हाँ मगर इसकी हर ज़रूरत पूरी कर दिया करूँगा जितनी मेरी हैसियत है। ये सुनकर शीना के पापा ने शीना को घूरा था। कहने लगे, ये क्या मामला है? शीना, तुमने शादी अपनी पसंद से की थी, हमने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि अच्छी तरह सोच लो, लेकिन बाद में नाराज़ होकर घर पर आ गई हो। वो शरीफ इंसान है, जो कमाता है तुम्हारे हाथ में रखता है, और इसके घर में क्या बुराई है? वो कहने लगी, छोटा घर है, मुझे बहुत परेशानी होती है और मैं आपसे अपने हिस्से के पैसे मांगने आई हूँ ताकि मैं बड़ा घर ले सकूँ। उसके बाप ने कहा कि तुम्हारा जो भी हिस्सा बनता है वो हम तुम्हें तब देंगे जब घर का बंटवारा होगा, इसमें कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए और ये मत समझना कि हम उन माँ बाप में से हैं जो बच्चों की हर तरह की डिमांड पर उन्हें घर बिठा कर रखें। शीना घर वापस आ चुकी थी। जैसे ही घर में दाखिल हुई, सरोज ने उसका माथा चूमा, उसे गले से लगाया। कहने लगी, बेटा मेरा घर भी तुम पर कुर्बान है, जब चाहे इसे बेचकर अपना घर बना लो। ये सुनकर वो रोने लगी, सरोज के सामने हाथ जोड़ने लगी कि मैं गलत थी और आप ठीक हैं। मैंने आपकी कदर नहीं की, ख़ुद को इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की थी। अगर कोशिश करती तो मैं खुश रह सकती थी, लेकिन मैंने अपनी आराम को अहमियत दी थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि खुशियाँ प्यार और मोहब्बत से बढ़ती हैं। शीना ने ख़ुद को इस माहौल का आदी बना लिया था, लेकिन अब वो बहुत खुश रहने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।